everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will starting a new chapter that is advertising objectives. आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स कवर करेंगे that is meaning, need and types of advertising objectives. Then first topic is meaning of advertising objectives. An advertising objective is a specific communication task and achievement level to be accomplished with the specific audience in a specific period of time. It means objectives are those endpoints towards which every activity of an organization is oriented. Without setting objectives, it is very difficult to control and manage any activity. Objectives provide a platform for clients, agency, accounts executives and the creative team to communicate also helps to coordinate. It means जो objectives हैं वो clients, agency, accounts executives या टीम क्रिएटिव टीम को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और आपस में उन सब पर्सन्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे. The purpose of advertising is to sell goods, services or ideas to a large group of prospective purchasers. अल्टीमेट जो एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करके प्रोडक्ट को सेल किया जा सके. बेसिकली एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स जब फिक्स किए जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं. इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर एडवर्टाइजिंग की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि जो एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंडिचर्स किए गए हैं वो एक्सपेंडिचर्स वेस्ट तो नहीं गए. इवन कि जिस टाइम पर ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स किया जाता है उस टाइम पर इनकी टाइम लिमिट भी फिक्स कर देनी चाहिए कि कितने टाइमिंग में इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. बेसिकली एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस सेल को इंक्रीज करना होता है कि अगर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स के जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर नहीं आती देन उसमें करेक्टिव एक्शंस किए जाते हैं ताकि फ्यूचर में सेल को और इंक्रीज किया जा सके. बेसिकली एडवर्टाइजिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसमें हम प्रोडक्ट की प्राइजेस, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उसकी सेल्स प्रमोशन प्लान्स क्या हैं या प्रोडक्ट की फीचर्स क्या हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एम्स ऑफ कमिटिंग द प्रोसीजर, educating the consumers, supplementing the salesman, connecting the dealer to eliminate the competitor, but above all, it is a link between the producer and consumer. It means advertising का main purpose कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करना होता है. इन्हीं प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में जो लिंक एस्टैब्लिश किया जाता है उसके बेसिस पर प्रोड्यूसर कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स, उसका प्राइस, अवेलेबिलिटी, सेल्स प्रमोशन टूल्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इन्फ्लुएंस करके उन्हें प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाए. It means, according to Philip Kotler, the objectives of advertising are to inform, to persuade, and to remind the target audience about the advertiser's product. It means, Philip Kotler के accordingly भी जो advertising का objective है उसका main purpose होता है कि target audience को product के बारे में information provide की जाए, उन्हें persuade किया जाए और time के time उन्हें remind करवाया जाए कि उनके product के बारे में लगातार reminder ads दी जानी चाहिए. It means उन्हें remind करवाते रहना चाहिए. देन क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स. बेसिकली एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज इंफॉर्मेटिव, सेकंड इज परसुएसिव एंड थर्ड इज रिमाइंडर. क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट पॉइंट आपके पास है टू इन्फॉर्म. टू इन्फॉर्म मीन्स प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जब प्रोडक्ट मार्केट में न्यू लॉन्च किया जाता है, न्यूली प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट है टेलिंग द मार्केट अबाउट द न्यू प्रोडक्ट. सेकेंड इज सजेस्टिंग न्यू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट. थर्ड इज एक्सप्लेनिंग हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स. इट मीन्स प्रोडक्ट को जो न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में बताना, उस प्रोडक्ट के क्या क्या यूजेस हैं उसकी सजेशंस देना, साथ के साथ वो प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा उसको भी एक्सप्लेन करना. सेकेंड पॉइंट इज परसुएसिव. एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव का सेकेंड पर्पज है आपके पास कस्टमर्स को परसुएट करना. इसके अंदर आपके पास फर्दर 2 पॉइंट्स है. बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस, परसुएट कस्टमर्स. इट मीन्स अपने प्रोडक्ट की ब्रांड की इमेज को इंक्रीज करना और कस्टमर्स को परसुएट करना. एंड थर्ड इज रिमाइंडर. रिमाइंडर मीन्स कस्टमर को बार बार अवेयर करवाते रहना, ब्रांड के लिए उनके लिए लॉयल्टी मेंटेन करके रखना और उन कस्टमर्स को रिमाइंडर एड सेंड करते रहना कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अभी भी अवेलेबल है. इट मीन्स टाइम के टाइम कस्टमर्स को रिमाइंड करना भी एडवर्टाइजिंग देने का मेन पर्पस होता है.
नेक्स्ट है आपके पास, फॉर मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्टेटेड इन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल कम्युनिकेशन टास्क। इट मीन्स अगर हम ये चाहते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो इफेक्टिव बने, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स को इस ढंग से फिक्स करना चाहिए कि वो स्पेसिफिक हो एंड मेजरेबल हो। इट मस्ट स्पेसिफाई अ टारगेट ऑडियंस को भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। इट मस्ट सेट अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क एंड स्पेसिफाई द डिजायर्ड चेंज अगेंस्ट विच रिजल्ट्स कैन बी मेजर्ड। इट मीन्स स्टैंडर्ड को फिक्स किया जाना चाहिए और ताकि हम उसे टाइम के टाइम मेजर कर सकें। इट मस्ट स्पेसिफाई अ टाइम पीरियड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। इसमें यह भी सेट किया जाना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जा रहे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को कितने टाइम पीरियड में अचीव किया जाएगा। अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं देन अपनी एडवर्टाइजिंग जो दी जा रही है उसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं। Next topic is need of advertising objectives. Advertising objectives are necessary not only for business plan but also for the day-to-day operations of a small business. You need to set goals, and having advertising objectives is a great way to create and monitor goal progress. By taking these steps, you can ensure that the right amount of money is being spent on advertising and that you are choosing the right advertising avenues for your product or services. It means advertising objectives का पर्पस सिर्फ बिजनेस प्लान बनाना ही नहीं बल्कि बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस में भी हेल्प करता है। इसकी जरूरत बिजनेस में लगातार बिजनेस की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए जरूरत पड़ती है। साथ के साथ इसमें हमें ऑब्जेक्टिव फिक्स करने से हमें ये भी पता चल जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो मनी स्पेंड की जा रही है वो मनी आपकी वेस्ट तो नहीं है। इट मीन्स जब ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं एडवर्टाइजिंग के, अपने सेल्स के जो भी टारगेट फिक्स किए जाते हैं उसके बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में उतना टारगेट हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ कंपेयर करके देखा जाता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग सम फॉलोइंग फंक्शंस। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए जाते हैं एडवर्टाइजिंग के उसके मेनली फंक्शंस क्या है? सर्व्स एंड एज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिवाइस। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाते हैं उसका मेन पर्पस है कस्टमर तक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। इसमें इसे हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन का नाम भी ले सकते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ के पीछे कोऑर्डिनेशन जो मेंटेन किया जाता है वो किसकी हेल्प से मेंटेन किया जाता है? इन्हीं एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर। इसी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी या जो एडवर्टाइजिंग को क्रिएट कर रहा है या जो उसकी डेवलपमेंट की जा रही है उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखता है। इसमें जो एडवर्टाइजर है वही एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी को इन्फॉर्म करता है। इट मीन्स इसको बताया जाता है कि एडवर्टीजमेंट कैसे बनाई जाएगी। देन यानी कि एडवर्टाइजर ने पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बताया कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। देन जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो कम्युनिकेट करती है उस टीम को जो कि एड को क्रिएट कर रही है। इट मीन्स एड क्रिएटिव टीम को कम्युनिकेट किया जाता है कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए ही जो एड है उसे क्रिएट किया जाता है। इट मीन्स इन सब के यानी कि जो एडवर्टाइजर है या जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या जो एड क्रिएटिव टीम है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। ये सारे के सारे पर्सन एक ही ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली एक ही ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिससे जितने भी एक्सपर्ट पर्सन है, चाहे वो आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, चाहे वो मैसेज सोर्स है, मीडिया बायर है या जितने भी ग्रुप के पर्सन है, कॉपीराइटर है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हमें कहीं ना कहीं एक तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस से परफॉर्म की जाएंगी और कैसे कैसे की जाएंगी, यानी कि उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। Then second point is creation for decision making. It means helps in decision making. जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो एडवर्टाइजिंग में डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग में डिसीजन लेते हुए हमें कई तरह के पॉइंट पर डिसीजन लेने पड़ते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग बजट पर, मीडिया की सिलेक्शन पर, या एडवर्टीजमेंट जो दी जा रही है उसे कितनी बार दिया जाएगा, किन टाइमिंग्स पर दिया जाएगा, किस तरह की अपील को यूज़ किया जाएगा, मैसेज की डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, मैसेज का सोर्स कौन सा लिया जाएगा, किस सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे की जाएगी, या एडवर्टाइजिंग कॉपी को डिजाइन करना। ये सारी एक्टिविटीज जो फिक्स की जाती हैं इन डिफरेंट जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से हमने किस बेस्ट ऑल्टरनेट को सिलेक्ट करना है, ये सब किसके बेसिस पर फिक्स किया जाता है? एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो एक बेस प्रोवाइड करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट है इवेल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक तरह से स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पर एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को चेक किया जा सकता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स फिक्स नहीं किए जाते तो ये जज करना बहुत टफ है कि एडवर्टाइजिंग जो दी जा रही है उसने अपना टारगेट पूरा किया या नहीं किया। इट मीन्स वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही। अगर हम ये ऑब्जेक्टिव फिक्स कर देते हैं तो उससे हमें एक स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं और उन स्टैंडर्ड से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देख लेते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए गए हैं वो जस्टिफाइड है या नहीं है। इट मीन्स उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं उसका रिजल्ट हमें सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मान लीजिए कि अगर उनको कंपेयर करने पर ये रियलाइज होता है कि अब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर पाया तो उसमें करेक्टिव एक्शंस किए जाते हैं। इट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक तरह का कंट्रोलिंग टूल की तरह भी काम करता है। इट मीन्स जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक तरह से कंट्रोलिंग टूल की तरह काम कर रहा है कि जब भी अगर हमें लगता है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं या यानी कि जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स का जो मेन पर्पस है उसे हम पूरा नहीं कर पाए, देन उसके अंदर करेक्टिव एक्शन करके हम उसके अंदर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स ये इफेक्टिव कंट्रोलिंग टूल की तरह काम करता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास अप्रोचेज ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली दो तरह की अप्रोचेज हैं या दो तरह के इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट इज सेल्स ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाते हैं उस टाइम पर ये फिक्स किया जाता है कि बेसिकली हमारा एडवर्टाइजिंग देने का पर्पस क्या है, कि हमारा एडवर्टाइजिंग देने का पर्पस सेल्स को इंक्रीज करना है या ब्रांड की अवेयरनेस करना है। यानी कि सेल्स ऑब्जेक्टिव है, सेल्स को इंक्रीज करना है या फिर कम्युनिकेशन, कस्टमर टू मैक्सिमम कस्टमर को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास सेल्स ऑब्जेक्टिव। द अल्टीमेट एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड टू रेज द लेवल ऑफ प्रेजेंट सेल्स। एडवर्टाइजिंग का जो अल्टीमेट एम होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करना ही होता है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल हो और जो प्रेजेंट में सेल है उसके लेवल को इंक्रीज किया जा सके। बेसिकली सेल्स ऑब्जेक्टिव दैट फोकस ऑन, बेसिकली सेल्स ऑब्जेक्टिव में हमारा फोकस किस तरफ रहता है? इंक्रीजिंग सेल्स एंड डिमांड, इंक्रीजिंग कस्टमर नंबर्स, इन्हांसिंग योर सेल्स प्रोसेसेस टू इंक्रीज प्रॉफिट। इट मीन्स ये सब्जेक्टिव्स का मेन टारगेट होता है कि सेल को इंक्रीज किया जाए, डिमांड को इंक्रीज किया जाए, कस्टमर्स के नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट मीन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर गुड्स को परचेज करें और सेल्स का जो प्रपोर्शनेट है वो भी इंक्रीज होता चला जाए। अगर सेल इंक्रीज होगी तो उसके भी आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। सेल्स ऑब्जेक्टिव पर कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं? बेसिकली जो फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं उसमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कंपटीशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या कस्टमर का टेस्ट कैसा है, इन सारे फैक्टर्स का सेल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इन्हीं में से एडवर्टाइजिंग भी एक फैक्टर है जो कि सेल्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स along with product features, packaging, consumer taste, competition, distribution and price. It means advertising सेल्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। ये इन्हीं फैक्टर्स में से एक फैक्टर है जो जिसके थ्रू सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली सेल्स को इंक्रीज किसके थ्रू किया जाता है? फेस्टिवल डिस्काउंट दिए जाते हैं, गिफ्ट स्कीम्स दी जाती है या क्लियरेंस सेल लगा करके बिजनेस में सेल को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। इट मीन सेल को इंक्रीज करने के लिए कई तरह के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि सेल इंक्रीज हो सके। इट मीन्स जो सेल्स ऑब्जेक्टिव है उसका बेसिकली पर्पस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करना होता है, क्योंकि एक इसी सेल्स ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर जब हम सेल्स एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं तो सेल्स ऑब्जेक्टिव हमारे लिए बेस्ट टूल माना जाता है एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। बट जो इसमें टूल्स दिए जाते हैं, फेस्टिवल डिस्काउंट, गिफ्ट स्कीम्स या क्लियरेंस सेल, ये सब आपके पास शॉर्ट टर्म टूल्स होते हैं। नेक्स्ट है सेल्स ऑब्जेक्टिव फिक्स करने की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। इट मीन्स इसके अंदर वीक पॉइंट क्या है? एडवर्टाइजिंग इज नॉट द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग द सेल। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सेल्स ऑब्जेक्टिव जो हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव है, अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल में सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग ही फैक्टर नहीं होता सेल को इंक्रीज करने का, बल्कि सेल को इंक्रीज करने के लिए उस पर कई तरह के फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, प्रोडक्ट फीचर्स, कंपटीशन, कंज्यूमर टेस्ट। कई तरह के फैक्टर्स हैं जो कि उस प्रोडक्ट की सेल के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो सिर्फ हम एडवर्टाइजिंग को ही सेल्स ऑब्जेक्टिव का फैक्टर नहीं मान सकते, यानी कि सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही सेल इंक्रीज नहीं होती, बल्कि अदर फैक्टर्स भी इसके अंदर अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं।
नेक्स्ट सेकेंड लिमिटेशन है, इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स में अकर इन द लॉन्ग रन। हाँ, सेल्स ऑब्जेक्टिव में बेसिकली जब एडवर्टीजमेंट दी जाती है सेल्स ऑब्जेक्टिव के पर्पस के लिए, तो जरूरी नहीं है कि इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली पड़े। जैसे हमने कुछ ऑफर्स दिए, शॉर्ट टर्म ऑफर्स दिए, तो उससे तो सेल इमीडिएटली इंक्रीज हो सकती है, बट लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट भी पड़ता है। इट मीन्स इसकी एक लिमिटेशन ये है कि एडवर्टाइजिंग जो दी जाती है उससे कस्टमर्स का जो एटीट्यूड है वो भी चेंज हो जाता है। कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिन तक हमने इंफॉर्मेशन कन्वे तो कर दी, कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, लेकिन अभी उन्हें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, देन उन्होंने इमीडिएटली उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। या तो होता है कि जब एडवर्टीजमेंट दी गई तब इमीडिएटली कस्टमर सेटिस्फाई हुए, उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, देन हमारे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो गई। बट कई बार हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, देन कस्टमर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट को लाइक भी करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, देन वो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। वो उनका लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, उनमें उनका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को लेकर के एक पॉजिटिव अप्रोच है, उनका इंटरेस्ट है प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन अभी उन्हें उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन उन्होंने उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। हो सकता है कि उस टाइम पर उनके पास मनी की शॉर्टेज हो या उनकी रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन फ्यूचर में जब भी उन्हें उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पर वो प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका इफेक्ट इमीडिएटली पड़े। कई बार हम पर्सन के एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं, जिससे फ्यूचर में नए कस्टमर भी आपके पास आ जाते हैं, जिससे फ्यूचर में भी सेल इंक्रीज हो जाती है, तो वो फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सेल्स ऑब्जेक्टिव का जो इम्पैक्ट है वो आपके पास इमीडिएटली अभी पड़े। द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली जिस टाइम पर सेल्स ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट एंड टाइम बेस्ड होने चाहिए। इट मीन्स जो भी ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाएं वो स्पेसिफिक हो, ताकि सबको पता हो कि क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। उन्हें वो मेजरेबल होने चाहिए, उन्हें ईजिली कैलकुलेट किया जा सके। इट मीन्स उन्हें क्वान्टिटेटिव टर्म में कैलकुलेट करना चाहिए। इट मीन्स अगर हमारी जो एट प्रेजेंट सेल्स का लेवल है वो 40 लाख है, तो हमें पता हो कि हमने उस सेल को किस टारगेट तक लेकर जाना है, लाइक 50 लाख रुपीज तक लेकर के जाना है, तो उसे क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर मेजर कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज अचीवेबल, टारगेट वो रखा जाए जिसे अचीव भी किया जा सके, यानी कि वो अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए। इट मीन्स उसका टाइम पहले से फिक्स कर दिया जाए कि आपने जो अपना टारगेट अचीव करना है वो कितने टाइमिंग्स में अचीव करना है। नेक्स्ट है आपके सेल्स ऑब्जेक्टिव्स आर एप्रोप्रिएट व्हेन, आपका सेल्स ऑब्जेक्टिव कहाँ पर अप्रोप्रिएट रहता है, पर जहाँ पर आपके पास प्रमोशन अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस इमीडिएट रिस्पॉन्स, जहाँ आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाए, डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग एंड स्पेशल इवेंट्स व्हेन अदर प्रमोशनल फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड। वहाँ पर इन तीन जगह पर आपको जो बताया गया, यहाँ पर सेल्स ऑब्जेक्टिव आपका अप्रोप्रिएट माना जाता है। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आपके पास कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। Communication objectives are long-term goals where advertising campaigns are intended to derive up the value of your brand over time. Communication goals succeed when you persuade customers through consistent reinforcement that your brand has benefited they want or need. It means advertising एक psychological process है जिसके थ्रू उनका कस्टमर्स का जो एटीट्यूड है उसे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया जाता है। इट मीन्स उनका बिहेवियर चेंज किया जाता है, उन्हें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस किया जाता है, उन्हें इंड्यूस किया जाता है कि वो उस प्रोडक्ट को बाय करें। तो इसका बेसिकली कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का मेन जो पर्पज होता है वो पर्पज है कि पर्सन के एटीट्यूड को चेंज करना, उन्हें जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया जा रहा है उस प्रोडक्ट के की तरफ मूव करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट ऑडियंस है वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रेडी हो जाए। तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स को कवर अप किया जाता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, imparting knowledge, projecting an image, shaping attitudes, stimulating a want or desire and affecting a sale. It means communication objective का मेन पर्पस मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, उन्हें ब्रांड के बारे में प्रेफरेंसेस को इंक्रीज करना होता है, ताकि कस्टमर का एटीट्यूड चेंज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का इंटरेस्ट बने और वो प्रोडक्ट को बाय करें। इट मीन्स हमारी एडवर्टाइजिंग तब इफेक्टिव मानी जाएगी जिस टाइम पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स प्रोडक्ट को बाय करते हैं।
कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसमें हमारे पास है व्हाट इज द हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स थ्योरी। द हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल इज अ मॉडल दैट which tells advertisers to make an advertisement in such a way that the consumer goes through all these 6 stages, namely awareness, knowledge, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड द परचेज। ये जो आपके पास हिरेरी की थ्योरी बताई गई है, इसमें बेसिकली वो हमें ये बताते हैं कि एडवर्टाइजिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करना होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को बाय करें। लेकिन कस्टमर इमीडिएटली प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर के जाते हैं कि उन्हें स्टार्टिंग में उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती, उन्हें धीरे धीरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, देन उनकी नॉलेज इंक्रीज होती है, वो उस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, देन उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो इस मॉडल को हम एक्सप्लेन करेंगे। हिरेरी इफेक्ट ऑफ मॉडल में फर्स्टली आपके जो कस्टमर्स हैं वो टोटली अनअवेयर हैं। इट मीन्स कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, वो बिल्कुल अनअवेयर है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा, जो फर्स्ट हमारा टारगेट है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स कस्टमर को जब प्रोडक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो हमारा टारगेट ये रहता है कि उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो ताकि वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाए। देन जब कस्टमर्स को अवेयरनेस हो जाती है, प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, देन नॉलेज, सेकंड पॉइंट आता है आपके पास नॉलेज। इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑडियंस है उन्हें जो एडवर्टाइजर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपके पास ऑडियंस है उसे प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में बताया जाए, यानी कि प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में बताया जाए। फर्स्टली जब प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस आ गई, देन सेकेंड पॉइंट में हमने पर्सन को, जो टारगेट ऑडियंस है, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करनी है। नॉलेज इट मीन्स प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं, प्रोडक्ट की क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। थर्ड पॉइंट है आपके पास लाइकिंग। लाइकिंग, जब प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को नॉलेज हो जाती है, देन कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को लाइक करने लग जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे, जस्ट उस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ गया प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मीन जब ऑडियंस के पास डिफरेंट तरह के ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, जब वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से मिलते जुलते मार्केट में और भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो इस स्टेज के अंदर एडवर्टाइजर का मेन पर्पज होता है कि वो कस्टमर्स को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से रिलेट करके बताए कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से किस तरह से बेटर है, कि अगर वो इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उन्हें ये प्रोडक्ट कितना बेनिफिट दे सकेगा। इट मीन्स आपने अपने प्रोडक्ट की बेस्ट टू बेस्ट फीचर्स के बारे में बताना है और अपने प्रोडक्ट की जितनी भी क्वालिटीज है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि कस्टमर्स के लिए सिलेक्शन करना ईजी हो जाए कि जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में अगर वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है कन्विक्शन। कन्विक्शन इट मीन्स कस्टमर ये रियलाइज करता है कि अगर एडवर्टाइजर का वो प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। इट मीन्स वो जो एडवर्टाइजर प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, एडवर्टाइजर का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इट मीन्स उस प्रोडक्ट को परचेज करना उसके लिए बेटर डिसीजन रहेगा। एंड लास्ट है परचेज, जिसमें हम एक्शन की बात करते हैं। इट मीन्स जब प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस मिल गई, पूरी प्रॉपर्ली उसे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो गया, उसे प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, वो प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, देन सबसे लास्ट में आपके पास आ जाता है कि वो फाइनली उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो जब वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है देन हम ये मानते हैं कि जो हमारा एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हुआ। इन 6 स्टेजेस को बेसिकली 3 स्ट्रेटेजीज के अंदर बताया गया है। फर्स्ट इज आपके पास कॉग्निटिव। The cognitive stage is where the consumer gathers knowledge about the product and becomes aware of it. It means awareness and knowledge, इन 2 पॉइंट्स को कवर अप किया गया था इसमें, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है, यानी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर किया जाता है कस्टमर को, साथ के साथ उन्हें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इट मीन्स इसमें सिर्फ उन्हें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट सेकंड आपके पास अफेक्टिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर लाइकिंग, प्रेफरेंसेस एंड कन्विक्शन आ जाता है। द अफेक्टिंग स्टेज इज व्हेन द कंज्यूमर स्टार्ट्स डेवलपिंग एन इमोशनल बॉन्ड विद द प्रोडक्ट। इट मीन्स इस स्टेज के अंदर कस्टमर फील करता है, कस्टमर ये फील कर रहा है कि जो ये प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है ये प्रोडक्ट उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रोडक्ट उसको किस ढंग से बेनिफिट दे सकता है। एंड लास्ट आता है आपके पास कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी इज व्हेन द कंज्यूमर
आफ्टर वेटिंग द प्रॉस एंड कॉन्स परचेज द प्रोडक्ट। इट मीन्स इस स्टेज के अंदर कस्टमर ये देखता है कि सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को देखने के बाद फाइनली वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। देन इस मॉडल के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव स्टेज रिप्रेजेंट द बिल्डिंग ब्लॉक द हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स। इट मीन्स एक जो कस्टमर है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता, बल्कि वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होकर के देन वो प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, लाइक जिसे हम पिरामिड ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग चल रहा है। इट मीन्स हम बिजनेस में एक कंपनी है जो कि वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग मशीन को सेल करना चाहती है। मान लीजिए मैं आपको ये कहती हूँ कि एक कंपनी वॉशिंग पाउडर का एक नया ब्रांड शुरू कर रही है, तो उसका मेन पर्पज ये है कि जो न्यू ब्रांड स्टार्ट किया जा रहा है उस वॉशिंग पाउडर की सेल को इंक्रीज करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि सबसे पहले वॉशिंग पाउडर को अगर हमने सेल करना है तो उसके लिए हमें कस्टमर्स को अवेयर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स को हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और 90% लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज में 90% लोग जो थे वो उसके बारे में अवेयर थे। देन इट मीन्स पहले जो कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं है, देन हमने उन्हें क्या किया, अवेयर किया। यानी कि जिन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है देन हम इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। बट अगर कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, वो कस्टमर जो टारगेट ऑडियंस है वो बिल्कुल अनअवेयर है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारा टारगेट ये रहेगा कि प्रोडक्ट के बारे में अवेयर किया जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपके पास नॉलेज, कि एक बार कस्टमर जब अवेयर हो जाते हैं तो उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या, उस प्रोडक्ट के आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, उस प्रोडक्ट के क्या क्या यूजेस हैं, उस प्रोडक्ट की फीचर, उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट थर्ड आता है आपके पास, मान लीजिए 90% लोग अवेयर हुए, देन उसमें से 70% पर्सन ऐसे थे जिन्होंने प्रोडक्ट के बारे में क्या यूजेस है इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की। नेक्स्ट है आपके पास लाइकिंग, उनमें से 40% पर्सन ऐसे थे जो कि उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुए, देन उस प्रोडक्ट को लाइक करने लग गए। देन थर्ड स्टेज में आपके पास लाइकिंग आया। नेक्स्ट है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस इट मीन्स कि जो डिफरेंट तरह के ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से कस्टमर को जो आपका प्रोडक्ट बेस्ट लगता है उसमें से आपके पर्सन है 25%, उनमें से 20% पर्सन ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि इस प्रोडक्ट को बाय कर लेना चाहिए। अगर वो इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा, यानी कि उनका जो डिसीजन है वो सही रहेगा। और फाइनली 5% ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, इट मीन्स उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो जितने लोगों को अवेयरनेस होती है वो सारे पर्सन उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली परचेज किया जाता है। धीरे धीरे उसमें से बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को अगर हम लेकर चलें तो उसकी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस जो चेक की जाती है वो इस बेसिस पर चेक की जाती है कि बेसिकली कितने लोगों तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई। हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स ने इमीडिएटली प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, लेकिन उनके सामने प्रोडक्ट की इमेज बन चुकी है। फ्यूचर में जब भी वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे तब उस टाइम पर वो इस इंफॉर्मेशन को रिमाइंड रखेंगे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि टाइम टाइम पर कस्टमर्स को रिमाइंडर एड्स भेजी जाए, यानी कि टाइम टाइम पर उन्हें इंफॉर्मेशन कन्वे करते रहें। प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स की बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है? फर्स्ट इज मैचिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि बेसिकली इसकी मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना काफ़ी टेक्निकल होता है। जैसे क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स नहीं करते। जैसे हम सेल्स ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर ऑब्जेक्टिव को फिक्स कर देते हैं कि हमारा सेल्स टारगेट कितने का है, जैसे 40 लाख का है, देन हमने उसे 50 लाख तक इंक्रीज करना है। एज इट इज कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर इस टाइप से टारगेट फिक्स नहीं किया जाता, जिससे उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि हो सकता है कि आज की डेट में कस्टमर अवेयर हो गए हैं, लेकिन वो कस्टमर्स फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को बाय करें। Then second is difficult to translate sales goals into specific communication objectives. It means कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्टिव यानी कि स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्म करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग रन में मिलता है। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ऑल एडवर्टीजमेंट शुड इंक्रीज सेल्स, सम में इंड्यूस परचेज एक्शन इमीडिएटली, डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग, वाइल सम में स्टिमुलेट डिमांड फॉर अ लेटर पीरियड इन डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स हम किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट देते हैं तो हर तरह की एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं सेल को इंक्रीज करती है। वो हो सकता है कि उसका इफेक्ट डायरेक्टली पड़ जाए, यानी कि डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग हो, या हो सकता है कि उसका इफेक्ट जो है वो फ्यूचर में पड़े। इट मीन्स बेसिकली एडवर्टाइजिंग का जो मेन पर्पज है वो सेल को इंक्रीज करना
करना होता है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना होता है, जिसमें हमारा टारगेट होता है कि इमीडिएटली हमने सेल को इंक्रीज करना है। उसमें हम शॉर्ट टर्म प्रमोशनल टूल्स एफर्ट्स करके भी हम प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर हम ये चाहते हैं कि ब्रांड लॉयल्टी हो, कस्टमर ब्रांड को लेकर के अवेयर हो और लॉन्ग रन तक कंपनी की एक इमेज बनी रहे, कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, और अब नहीं तो फ्यूचर में लॉन्ग रन तक कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करते रहे, तो उसके लिए हमारा मेन टारगेट होता है कि हम कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस करें, ताकि कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और लगातार रिमाइंडर एड्स देते रहें, ताकि फ्यूचर में जब कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड रहे और देन वो हमारे प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे परचेज करने के लिए, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट की सेल है वो लॉन्ग रन में भी इंक्रीज हो सके। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।